हवाले से, और फिर स्किज़ोफ्रेनिया और दीगर जो मसाइल हैं, क्या अलामत हैं? जी जी, ओसीडी के हवाले से डेफिनेटली हाँ, ये एरिया आई थिंक हमने मिस किया था लास्ट टाइम कि हमने ट्रीटमेंट के हवाले से बात नहीं की थी, सिम्टम्स और बाकी एरियाज़ के हवाले से ज़्यादा डिटेल में बात की थी। देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ ओसीडी जो है कि ये समझना ज़रूरी है कि ब्रेन के अंदर जो फ्रंटल एरिया है, प्री फ्रंटल एरियाज़ हैं, सिंगुलेट गायरस हैं, कुछ थैलेमस और हाइपोथैलेमस के एरियाज़ हैं, यहाँ के अगर जब एमआरआई कराई जाती है तो जिनको ओसीडी होता है इन एरियाज़ में, ख़ास तौर पे सिंगुलेट गायरस में चेंजेस आते हैं। तो इट्स एक्चुअली एन ऑर्गेनिक चेंज इन द ब्रेन। तो ये तो साबित हो चुका है कि ओसीडी के पेशेंट्स में कुछ एरियाज़ ब्रेन के ऐसे होते हैं जिसमें चेंजेस आते हैं, और कुछ न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसेस हैं जिसका ताल्लुक इस बीमारी से है, जिसमें ख़ास तौर पे जो है ना सेरोटोनिन है। अब होता है क्योंकि अगर हम किसी और बीमारी से, जैसे मैं नॉर्मली डायबिटीज़ से कंपेयर करता हूँ कि जहाँ पे पेनक्रियाज काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन की कमी है, इंसुलिन लगाया, लेवल ऑफ शुगर ठीक हो जाता है। यहाँ पे भी सेम है क्योंकि हम मेडिसिन ही कर रहे हैं। साइकाइट्री इज़ नॉट डिफरेंट टू मेडिसिन, इट्स अ स्पेशलिटी ऑफ मेडिसिन। तो लोग ये समझते नहीं है कि नफ्सियात के मरीज़ अगर आते हैं तो वो एक डॉक्टर के पास आते हैं जो एमबीबीएस और स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही होता है। तो जो हम दवाइयाँ लिखते हैं तो उनका मकसद भी ये होता है ओसीडी में कि वो सेरोटोनिन लेवल्स को राइट लेवल्स पे लेके जाए। अच्छा, सेरोटोनिन लेवल्स का ताल्लुक डिप्रेशन और एंजाइटी से भी है, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ओसीडी में नीड फॉर सेरोटोनिन लेवल्स को ऊपर लेके जाने की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो यूजली रिक्वायरमेंट, अगर ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कोई बहुत हाथ धो रहा है, एक ही चीज़ बार बार कर रहा है, एक ही सोच बार बार आ रही है, परेशान है, डाउट करता है, बार बार चेक करता है चीज़ों को, तो उसमें ज़रूरत होती है कि हम सिर्फ लो डोजेस ऑफ एंटी डिप्रेसेंट पे ना रखें एसएसआरआईज पे, उसको नॉट एवरेज डोजेस बट मैक्सिमम डोजेस, मीडियम से एवरेज से ऊपर की तरफ जाएं, और नॉर्मली हाईएस्ट डोजेस पे जाके ये बीमारी पे ज़्यादा बेनिफिट्स आते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ आपको, थोड़ी सी कन्फ्यूजन इसलिए हो रही होगी कि कुछ हार्मोन्स का तस्करा है। अब ये हार्मोनल जो इम्बैलेंसेस होते हैं, यानी कि आपके जिस्म में जो हार्मोन्स होते हैं, इसको कम या ज़्यादा जब ये हो जाते हैं तो उसकी वजह से ये होते हैं, जिसके बारे में अभी बात हो रही है। तो थोड़ा सा अगर आप मुश्किल हो रही होगी, यकीनन हम कोशिश करते हैं उसको आसान तरीके से। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं यासिर भाई कि उसको लेवल्स को राइट लेवल पे लेके जाना है। तो वो जो न्यूरोकेमिकल्स हैं, अगर उनकी डेफिशिएंसी है या कमी है, तो जब ये दवाइयाँ दी जाती हैं, और ख़ास तौर पर लो डोजेस पे नहीं, उसको हम बढ़ा के, सपोज अगर एक मेडिकेशन है 20 मिलीग्राम पे दे रहे हैं, उसका मैक्सिमम डोज 60 मिलीग्राम, तो वो 20 मिलीग्राम पे नॉर्मली बीमारी ठीक नहीं होती, और उसको हम एग्रेसिवली थोड़ा 40 पे जाना पड़ता है, फिर 60 मिलीग्राम पे जाना पड़ता है, ताकि उसके बेनिफिट्स हमें नज़र आए। कई दफ़ा ये होता है कि डॉक्टर्स, मैंने देखा है, 20 मिलीग्राम पे रुक जाते हैं और फिर वेट करते रहते हैं कि अब बेनिफिट आएगा, अब बेनिफिट आएगा, और उसको नहीं बढ़ाते। या फिर पेशेंट्स जो जाते हैं डॉक्टर्स के पास, वो नाउमीद होके कि यार मैं तो ठीक नहीं हो रहा, वो किसी और डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर से बदलते रहते हैं, या फिर नहीं जाते, वो स्क्रैच करते हैं, या फिर जाते ही नहीं है कि मैं ठीक नहीं हुआ। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सब्र और टाइम देना। 3 से 6 महीने लगते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को ठीक होने में, और जो बेसब्र या सब्र नहीं कर सकते और सोचते कि यार 3-6 हफ्तों में फ़र्क नहीं आया, महीना हो गया मैंने दवाई खाई, ठीक नहीं हुआ, तो वो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि 3 हफ्ते के बाद तो दवाई काम करना शुरू कर रही है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर आपने टाइम नहीं दिया तो फिर ये इस बीमारी को आप डील नहीं कर सकेंगे, ठीक है, ना ही आपके डॉक्टर आपको सही तरह से ट्रीट कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो एक एस्पेक्ट हो गया जो कि मेडिकल एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि साइकोथेरेपी जो है ना, उसमें सबसे बेस्ट साइकोथेरेपी वो जो कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए है, उसको हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं। अब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी क्या है? थेरेपी तो थेरेपी है, कॉग्निटिव का मतलब है जो हमें साइकोलॉजिकली या हमारी सोचों को चेंज करना, बिहेवियर हमारे बिहेवियर को चेंज करना, ठीक है। और थेरेपी, तो थेरेपी से हम सिखाते हैं कि किस तरह से आप अपनी सोचों को बदल सकते हैं, मनफी सोचों को, नेगेटिव सोचों को किस तरह से पॉजिटिव सोचों में तब्दील किया जा सकता है। तो उसका तरीका ये होता है कि साइकोलॉजिस्ट पहले तो
मालूम करता है बातों से कि आपकी कौन कौन सी सोचें नेगेटिव हैं, किस हवाले से नेगेटिव हैं। इसकी बहुत तरह की कैटेगरीज होती है। नेगेटिव सोचों के अंदर भी लेवल्स हैं डिफरेंट। मिनिमाइजेशन है, मैग्निफिकेशन है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं। और ये मैं मुश्किल अल्फाज बोल रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब जैसे मैं समझाना चाहूँगा मैग्निफिकेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैग्निफिकेशन ये है जैसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास लें और अभी मैंने एक चूंटी को देखा मैग्नीफाइंग ग्लास से, मुझे हाथी नज़र आ रहा है उसमें। जी जी। तो होता ये कि जिसको डिप्रेशन होता है या मायूसी होती है, ओसीडी होता है, उसको छोटी सी चीज़ ऐसे नज़र आती है कि बहुत बड़ी है, छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, वो मैग्नीफाई करता है छोटी प्रॉब्लम को बड़ी में। तो डॉक्टर या साइकोथेरेपिस्ट कभी ये नहीं कहेगा कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती, प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, लेकिन जिस तरह से आप उसको परसीव कर रहे हैं वो एक्चुअली इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी आप बना रहे हैं इसको। आई सी, बिल्कुल ऐसा ही है। और आप उसको देखें कि आप ऑल्टरनेट वे ऑफ मैनेजिंग दैट प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि यही एक तरीका है इसको मैनेज करने का जिसमें मैं नाकाम हो रहा हूँ और मैं इस वजह से मायूस हो जाता हूँ, तो अगर आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि ऑल्टरनेट वेज क्या हैं, कि और भी बहुत से तरीके हैं एक प्रॉब्लम को डील करने के। तो ये मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरह से कॉग्निशन को या सोच को अगर आप चेंज करते हैं पेशेंट की, फिर हम होमवर्क देते हैं। बिल्कुल ठीक है। होमवर्क देते हैं कि आप इसको प्रैक्टिस करें कि आपकी क्या क्या सिचुएशंस है, प्रैक्टिकल सिचुएशंस आपके घर पे, आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके काम पे, कि इनमें आपको कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं अपनी सोचों के हवाले से। जी। और फिर इन सोचों को जब आप ऑल्टरनेट सोच आप उन पर डालते हैं कि ये आप इस तरह से सोच की कोशिश करें, तो फिर आप प्रैक्टिकल ट्राई करें एक हफ्ते में कि आप ये सोचें आजमा के देखें। बिल्कुल ठीक है। क्या आपका नज़रिया चेंज होगा, क्या आपकी फीलिंग्स चेंज होंगी, क्या आपका बिहेवियर चेंज होगा, क्या आपके इमोशंस चेंज होंगे, क्या उसके आउटकम्स चेंज होंगे। तो ऑटोमेटिकली इट हैज़ अ डोमिनो इफेक्ट, क्योंकि जब आपको उसमें कामयाबी नज़र आती है कि हाँ मैं एक चीज़ में कामयाब हो गया, तो इसका मतलब है दुनिया ज़िंदगी के बाकी प्रॉब्लम्स में भी कामयाब हो सकता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही। मैं हर दफ़ा नाकाम नहीं होता। तो फिर आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता है, आपकी सेल्फ इस्टीम ऊपर आती है। आप सोचते हैं कि हाँ ये तो मैं बदल सकता हूँ अपने आप को, अपनी सोच को बदल सकता हूँ, अपनी सोच को कंट्रोल कर सकता हूँ। क्योंकि बात ये है ना कि इंसान, ये मैं सॉरी ज़रा से ड्रिफ्ट हो रहा हूँ अपने टॉपिक से थोड़ा सा निकल के, लेकिन इनर लोकस ऑफ कंट्रोल और आउटर लोकस ऑफ कंट्रोल में बड़ा फ़र्क होता है। और कई दफ़ा उसका बहुत आसान तरीका है कि कई दफ़ा हम अपना ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और इंसान या इन्वायरमेंट के हाथ में दे देते हैं जी। वो बटन दबाता है, आपको गुस्सा आ जाता है। वो बटन दबाता है, आपको एंजाइटी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन अगर आपका इनर लोकस ऑफ कंट्रोल होगा तो कोई और चीज़, या एनवायरनमेंट, या आपका बॉस, या आपकी बीवी, या आपके बच्चे, या आपके नेबर्स, या और लोग जो आपको परेशान कर सकते थे और करते होंगे, वो आपको परेशान कभी नहीं करेंगे। इसलिए कि आपको पता है कि आपका कंट्रोल आपके अपने हाथ में है। राइट। तो सेल्फ डोमिनेंस जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है। और यही एक प्रॉब्लम है, ये सेल्फ रिलायंस है, इसको समझना ज़रूरी है। अभी पर्सनालिटी के अंदर ये भी बड़ा मसला होता है, ख़ासतौर पे जो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप होता है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा किसी को डोमिनेट कर रहा होता है, तो उसकी वजह यही होती है। अच्छा, इसमें बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी है। इसी नहीं, किसी भी काम के अंदर बैलेंस बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो इश्यूज़ आते हैं वो इसी वजह से आते हैं, क्योंकि जो इम्बैलेंस है ना, ये बहुत सारे डिसऑर्डर्स को जो है वो जन्म देता है। अच्छा, स्पीकिंग ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस, तो मेडिकेशन के ज़रिए भी इसको ठीक किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम होता यही है कि हमें बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं है। मैंने एक स्टडी, क्योंकि मैं आपके साथ रह के कुछ ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हो गया, उन लोगों को ऑब्जर्व करना मैंने शुरू कर दिया है कि वो जो डोपामिन तलाश करने के लिए उन्होंने एक वे आउट ढूंढा है, वो ये कि एक एप्लीकेशन टिकटॉक, उसको ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे होते हैं। अब वो एक तरह से ठीक तो है, क्योंकि सबसे चीपेस्ट फॉर्म है ये आपको डोपामिन अपना इन्रिच करने के लिए। वो उसको गो थ्रू करते 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 बहुत ज़्यादा टाइम अपना ज़ाया कर रहे हैं, और इसके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन की वजह से जो प्रोडक्टिविटी का ग्राफ है वो नीचे आ रहा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा डाइवर्ट हो रही है, फोकस अपना लूज़ करना शुरू कर दिया है। ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएगा, बट इनकोऑपरेट कर लेते हैं कि ओसीडी के अंदर हम डिस्ट्रैक्शंस के ज़रिए ट्रीट कर सकते हैं कि उसको किसी और तरफ लगा कर उसकी सोच को इस तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए कि वो थोड़ी देर के लिए भूल जाए। क्योंकि मैं प्रैक्टिकली वो देख रहा था कि अगर आपके हाथ में एक जगह चोट लगी है और आप उससे डाइवर्ट करने के लिए दूसरी तरफ अगर चोट पहुंचाएं, तो वो बिल्कुल ही इसका दर्द ख़त्म हो जाता है, वो दूसरी तरफ फोकस करना शुरू कर देता है। क्या हम इसको इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं? बाय एनी मीन प्लीज़
आई एम इम्प्रेस्ड यासिर, बिकॉज मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी यही था और मुझे लग रहा है कि यार हमने 5-6 और सेशंस किए तो आप साइकाइट्रिस्ट बन सकते हैं बाय योर फास्ट लर्नर। तो बेसिकली देयर इज अ रबर बैंड टेक्निक इन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो उसमें कहते ही हैं कि साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप एक रबर बैंड पहन लें सिंपली, और जो आप कह रहे हैं एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर ऐसी सोच आती है जो कि आप नहीं सोचना चाहते हैं, अनप्लेजेंट थॉट हैं, तो वो कहते हैं कि आप एक रबर बैंड खींचे छोड़ दें। आपको जहाँ यहाँ चोट लगेगी आपको फौरन सोच चोट की तरफ जाएगी या दर्द की तरफ जाएगी, तो वो आपको आप भूल जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो डिस्ट्रैक्शन इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ डीलिंग विद ऑब्सेसिव थॉट्स, ऑब्सेशनल थॉट्स जो हैं। तो जो रिमिनेशंस जिसे हम टर्म कहते हैं कि बार बार एक ही सोच आ रही है और तंग कर रही है आपको और परेशान कर रही है, और आपने रबर बैंड टेक्निक यूज़ की तो डिस्ट्रैक्शन, और डिस्ट्रैक्शन के आप कहीं और एक्टिविटी में मशरूफ़ हो जाएं, तो फिर ये कि आप बार बार ये रिपीट करेंगे तो फिर आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि डिस्ट्रैक्शन इज़ वन वे ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा एक रात को जो केस वो आया है ख़ासतौर पे एक यंगस्टर का, हाईली क्वालिफाइड, एजुकेटेड, बट जब होप चली जाती है तो मेरे ख्याल में सब कुछ चला जाता है। ऐसे केसेस के अंदर अब तक की स्टडी में क्या सामने आया है? गो कि अभी बहुत कम टाइम हुआ है, मेरे ख्याल में 8-10 घंटे से ज़्यादा तो नहीं होंगे, बट कैसा अभी तक रिस्पॉन्स रहा है? और सबसे पहले तो जो इस एक्सट्रीम अप्रोच तक चला जाता है जहाँ सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, वहाँ से वापस लेकर आना इमीडिएटली बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो फार क्या अभी तक समझ में आया है? जी, इससे पहले अगर आप बोलें तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे दूं उसका, विदाउट सेइंग नेम्स। और यार एक पेशेंट मेरे पास आया कल, 37 ईयर ओल्ड मेल, जो मैरिड था, जो पहले अपने माँ बाप के पास साथ रहता था इन अ लोकल एरिया जहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, नाज़िमाबाद के एरिया में। उसके साथ काफ़ी ट्रेजेडीज हुई। पहले तो एक खैर उसने कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया फाइनेंस में माशाल्लाह से। उसके बाद बैंक में काफ़ी हाई लेवल पे काम किया, ही वाज नेक्स्ट टू द मैनेजर लेवल। फिर उसके बाद हुआ ये कि उसकी बहन जो थी, एक ही बहन थी, वो उसका दुपट्टा फंसा, वो आग पकड़ ली दुपट्टे ने, और उसके बाद वो जल गई, मर गई। भाई कोई नहीं था। कुछ ही 1-2 सालों में उसकी वालदा की डेथ हो गई कि भाई कोई नहीं था, वालिद के साथ रहने लगा। फिर शादी हुई, इसकी बीवी बहुत डिप्रेशन में भी था, लेकिन उन्होंने सोचा शादी कर लेता हूँ। शादी की डिप्रेशन में वो भी कामयाब नहीं हुई शादी, 2 महीने में उसकी वाइफ ने उसको छोड़ दिया, बच्चे नहीं हुए। तो बेसिकली फिर उसके बाद वो इतना होपलेस हो गया बेचारा कि मैं नाकाम हूँ, फेलियर हूँ ज़िंदगी में। उसने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया कि मैं अपनी जॉब से भी कोप नहीं कर रहा हूँ, तो आई कांट वर्क इन द बैंक। तो उसने बैंक की जॉब भी छोड़ दी, तो भी केम अनएम्प्लॉयड। अब वो बाप के साथ रहने लगा। अब 1 महीने पहले उसका बाप डायबिटिक था और किसी बाइक ने उसको टक्कर मारी और वो ज़ख्मी हो गया। 4 महीने वो बेड पे रहा उसका बाप, ये भी डिप्रेशन में, उसका सही से उसका लुक आफ्टर नहीं कर सका। मुझको कह रहा था मुझे कि मुझे इस बात का बहुत गिल्ट है कि मैं अगर बेहतर होता तो शायद लुक आफ्टर करता। उसकी डेथ हो गई 1 महीने पहले बाप की। तो बाप की डेथ हुई तो उसके पास और कोई फैमिली नहीं थी, भाई नहीं था, बहन नहीं, बाप नहीं, माँ नहीं और एक कज़न था शायद उसके पास रहने चला गया, लेकिन उसने 1 महीने बाद उसको निकाल दिया कि भाई हम तो हमारा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फिर वो सड़कों पे फिरने लगा, ये सोचने लगा मैं क्या करूँगा, और सड़क से उठा के खाना खाने लगा। रोज़ जाके कब्रिस्तान में बैठ जाता था कि माँ बाप से कहता था कि मैं क्या करूँ, मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है मेरा। रोता था। शाम तक ये सोचता था कि मैं मर जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। फिर कभी सोचता था मैं समुद्र में जाके डूब जाऊँ या ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा दूँ। तो कल जब वो एक कार्ड लेके मेरे पास आया कि किसी ने कहा कि आप यासीन हॉस्पिटल चले जाएं, तो मैंने उसकी पूरी बात सुनी और मुझे अंदाज़ा हो कि सिर्फ पैसे नहीं हैं। उसके पास से बहुत बदबू आ रही थी, बहुत अरसे से उसने नहाया नहीं है, दाढ़ी उसकी बड़ी हुई थी, बहुत ही कमज़ोर था, चलने में उसको मुश्किल हो रही थी। जब एंटर हुआ तो लड़खड़ा के एंटर हुआ। तो खाया भी उससे कम था, वज़न उसका बहुत कम लग रहा था कि वो बहुत कमज़ोर है। तो मैंने उसे कहा यार तुम रुक जाओ हॉस्पिटल। कहा नहीं मैं रुकना नहीं चाहता, डॉक्टर साहब दवाई मुझे कुछ दे दें तो मैं दवाई खा लूँगा, शायद उससे बेहतरी आ जाए। मुझे ये डर था कि अगर वो गया तो शायद वो सुसाइड कर लेगा, क्योंकि वो बहुत हाई रिस्क था सुसाइड का, और अकेला था बिल्कुल, उसकी कोई सपोर्ट नहीं थी। तो मैंने उसे थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाया, एक तरह से कह सकते हैं। मैंने कहा यार तुम बहुत कमज़ोर हो, तो मैं ड्रिप लगाता हूँ, ड्रिप में मैं ताकत का इंजेक्शन देता हूँ, तुम थोड़ा आराम भी कर लो, थोड़ा उसमें सुकून की दवाई भी डाल दूंगा मैं, तो फिर तुम बाद में आराम से चले जाना।
तो मैंने शाम को उसको ड्रिप लगवाया, ऊपर कमरे में प्राइवेट रूम दिया। खैर जब मैं वापस आया लेट, तो वो बहुत नींद में था लेकिन जागा हुआ था। अच्छा। हाँ, मैंने उससे कहा यार अभी तो तुम बहुत लग रहे हो कि ड्राउजीनेस में हो, नींद तुम्हें ज़्यादा आ रही है, एक दवाई और खा लो, तुम सो ही जाओ आज रात में, सुबह नाश्ता वाश्ता करो। आज मैंने उसको सुबह की दवाई दी और फिर मैंने कहा मैं दोपहर को आके तुमसे बात करता हूँ। व्हाट आई एम होपिंग एक्चुअली, मुझे नहीं पता कि अब वो सुबह क्या उसका रिस्पॉन्स होगा, रिएक्शन होगा, लेकिन व्हाट आई एम होपिंग इज़ कि जब वो उठेगा अभी और नाश्ता करेगा, उसके बाद को ये तो ज़रूर महसूस होगा कि यार पहले से मैं ज़्यादा सुकून में हूँ, मुझे कोई इंजेक्शन लगा जिसकी वजह से मेरी घबराहट बेचैनी कम है, मुझे रात को अच्छा सोने का कमरा मिल गया, अच्छा नाश्ता मिल गया, थोड़ा सा मैं कमज़ोरी इतनी महसूस नहीं कर रहा हूँ, कोई है जो मेरा ख्याल रख रहा है। तो मुझे ये उम्मीद है कि वो हफ्ता 10 दिन अगर रुक जाए, कम या 2 हफ्ते भी रुक जाए हमारे पास, तो इतने डिप्रेशन से निकल आए कम से कम कि वो बाद में अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सके। और मुझे उम्मीद है कि वो ही इज़ अ गुड लुकिंग पर्सन। आई थिंक मैं जो देखता हूँ उसको, उसकी दाढ़ी इतनी बड़ी हुई है और जिस हालत में था, लेकिन उसको शेव वेव करें, उसको अच्छे कपड़े बनाएं, ही इज़ अ गुड लुकिंग पर्सन। उसकी अच्छी पर्सनैलिटी होगी, वो एजुकेटेड है, मास्टर्स फाइनेंस में किया हुआ है, ही कैन डू वेरी वेल माशाल्लाह। कि ये ज़हीन आदमी है तभी तो उसने मास्टर्स किया है, तो आई थिंक ही डिज़र्व अ गुड चांस। तो वो देखें आगे स्टोरी का क्या बनता है, लेकिन कोशिश है कि इंसान की ज़िंदगी को तब्दील करने की। और देखिए एक डॉक्टर जो होता है ना, वो सिर्फ एक वसीला बनता है। मैं हर पेशेंट से ये कहता हूँ, मैंने कहा शफा देने वाला अल्लाह है, इसके आगे कोई नहीं है, लेकिन डॉक्टर जो है ना अच्छी नीयत से अगर कोशिश करे तो अल्लाह ज़रूर साथ देता है। राइट। अब इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज भी है, वो ये कि ख़ास तौर पे इस वक्त जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इसमें तो कोई सेकंड थॉट नहीं है और सब इसका शिकार हैं। शायद आपको बहुत सारे लोग अच्छे इस वक्त नज़र आ रहे होंगे, लेकिन बड़े सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर हैं इस वक्त, और अल्लाह करेगा बहुत जल्द इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। बट ये होप छोड़ देना, ये एक बड़ी क्रिटिकल चीज़ है, और इस वक्त इस हालात में कैसे इसको कूप करना है, कैसे कूप अप करना है, ये समझ लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यही हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझाएं। मतलब ख़ास तौर पे अगर आपके इर्द गिर्द अगर ऐसे लोग मौजूद हैं, यंगस्टर्स ख़ास तौर पे, जो इस वक्त इस सिचुएशन में है। अच्छा, इसका एक और भी एस्पेक्ट है, ज़रा इसके ऊपर बात करता हूँ। ड्रग अब्यूज़र जो मैंने देखे हैं, जो ड्रग्स पर हैं, उनको जब मैं पूछता हूँ कि क्या वजह है ड्रग्स लेने की, को ज़ाहिर है कि इसका एक तरीक़ाकार होता है। जब आप ड्रग्स की तरफ आते हैं, उसकी क्वांटिटी अमाउंट कम होती है, फिर उसके बाद स्लोली और ग्रेजुअली उसमें इजाफा होता है, क्योंकि वो नहीं असर कर रही होती, और वो करते 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 कि ऐसी स्टेज तक चले जाते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो कंज्यूम करनी होती है ज़ाहिर, फिर उसकी कॉस्ट भी बेयर करनी होती है, तो फिर वो दूसरी तरफ निकल जाते हैं। तो वजह यही बनती है। ऐसे केसेस की क्या स्टडी सामने आई है, मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में। देखिए एक तो यही से एग्जैक्टली जैसा कि यही केस को ले लें, आई थिंक ये बहुत बहादुर है, क्योंकि मैंने इससे ये सवाल किया, मैंने कहा तुमने कभी नशा तो नहीं किया, क्योंकि वो इतना पतला दुबला और कमज़ोर लग रहा था, जिस तरह से चल रहा था, कोई भी इसको देखता सड़क पे चलते हुए तो यही सोचता कि नशे का पेशेंट है। लेकिन इसने कहा मैंने कभी नशा नहीं किया, कभी नहीं किया। तो ही उसकी स्ट्रेंथ थी कि उसने अपने को रोक के रखा। लेकिन ऐसे लोग जो मजबूरन इतने ज़्यादा डिप्रेशन एंजाइटी में चले आते हैं, फिर कोई दोस्त या मतलब दोस्त नुमा इंसान आ जाता है, कहता है यार ये तुम ड्रग्स ट्राई कर लो तो तुम्हें खुशी मिलेगी, तुम इस कम से निकल जाओगे। तो जब वो एक दफ़ा ट्राई करता है, हाँ मज़ा आया, मैं थोड़ी देर तो बेहतर फील किया मैंने, और फिर वो रिपीटेडली जब नशा करता है, तो वो बात सबकी बिल्कुल सही है कि छोटे नशे से हो सकता है वो कैनबस हो, चर्स हो, बढ़ते 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 फिर वो दूसरे नशे की तरफ जाता है, क्रिस्टलाइज की तरफ जाता है, वहाँ से फिर अफीम की तरफ जाता है, फिर वो हेरोइन की तरफ जाता है, पाउडर, और फिर ये इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, ओरल से फिर स्निफ करना शुरू करता है, स्निफ से वो इंजेक्ट करना शुरू करता है, और फिर जब उस पोजीशन पे आता है, कई दफ़ा इंजेक्टेबल्स वो शेयर करता है, HIV हेपेटाइटिस के रिस्क होते हैं, वज़न गिरता है, ओवरडोजेज ऑफ ड्रग्स हो जाती हैं, मल्टीपल रीजंस होती हैं, जिस वजह से उनकी डेथ हो सकती है, मोर्टेलिटी बढ़ती है। तो वक्त के साथ साथ सीवियरिटी भी बढ़ती है, डेथ के चांसेस भी बढ़ते हैं, और ख़तरनाक फॉर्म में चली आती है। फिर दूसरे तरह के पेशेंट ये वो नहीं होते जो इस डिप्रेशन या एंजाइटी से आके उन्होंने ये शुरू की होती है, वो रिक्रिएशनल होते हैं कि वो शायद अमीर माँ बाप के बच्चे हों, शायद उनके पास पैसा हो, कहते हैं चलो यार इंजॉय करते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं,
वहाँ से उनकी आदत पड़ जाती है, तो फन कोई के लिए और भी फन करते के लिए भी हैं, करते हैं, तो अदर वेज एज वेल। लेकिन हाँ, ये फ्रस्ट्रेशन जो है ना, जो जो इंसान को बहुत कमज़ोर बना देती है अंदर से, नफसियाती तौर पे उसकी स्ट्रेंथ को छीन लेती है, वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, वो ज़्यादा मुतासिर होते हैं इससे कि वो नशे की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये विल नहीं होती और कुछ चीज़ ये नहीं लोग डेवलप कर पा रहे हैं। मैं चाहूँगा ज़रा उनके बारे में भी बात हो जाए, उनको भी डॉक्टर का विज़िट एक ज़रूरी है। अक्सर मैंने देखा है कि अब जिसकी जितनी रीच होती है उस हिसाब से वो नशे कर रहा होता है। बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करता हूँ कि आप ये जो जो चीज़ें आप खाते हैं, गुटखा खाते हैं, ये खाते हैं, इसको छोड़ते क्यों नहीं, इसकी रीज़न क्या है, क्यों ये आपके ऊपर इतना हावी है कि वो आपके लिए गॉड बन गया है कि वो आपको कंट्रोल करता है, ये करता है, इसको कैसे ओवरकम करना। वो कहते हैं हम बड़ी कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते, और इसकी वजह से उन्होंने अपने आप को स्पॉइल किया है बहुत ज़्यादा। हेल्थ को, जो चीज़ कॉम्प्रोमाइज है वो हेल्थ है, जिसको नहीं करना चाहिए। ये क्या वजह है, क्या इनको काउंसलिंग के जरिए ट्रीट किया जा सकता है? फिर मैं ज़रा अगले टॉपिक की तरफ आने से पहले चाहता हूँ, देखिए, यहाँ से काउंसलिंग तो उनकी की जाती है जो समझते हैं कि मसला है। राइट। अगर वो समझते ही नहीं कि मसला है तो उनकी काउंसलिंग कैसे करेंगे आप? और मसला मैं समझता हूँ, जब हमारा एक फॉर्म है 45-50 क्वेश्चनियर का फॉर्म है जो मैं हर पेशेंट से भरवाता हूँ पेशेंट देखने से पहले। तो उसमें एक पॉइंट है कि क्या आपने कोई मंशियात का इस्तेमाल किया, या कोई, तो कुछ लोग तो लिख देते हैं कि मावा या पान या सिगरेट या कुछ इस तरह का जो है, लेकिन मेजॉरिटी 90% लोग इवन चर्च को नहीं लिखते, और नहीं चर्च का नस्वार को सॉरी नहीं लिखते कि ये नशा है। नस्वार हो गया, गुटखा हो गया, पान हो गया, मावा हो गया, सिगरेट हो गया, ये शामिल ही नहीं करते उस जुमरे में। वो कहते नहीं ये नशा नहीं है, ये तो नॉर्मल है, हर इंसान लेता है, ये तो कोई मसला ही नहीं है। जब वो उसको एक मसला नहीं समझते तो फिर उस मसले का इलाज क्यों करवाएंगे? मसला सबसे बड़ा मसला यही है, इसको मसला नहीं समझते, बुराई को बुराई नहीं समझते, तो बड़ा प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी का है। चलिए डॉक्टर साहब, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी तरफ आना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक लेते हैं ताकि अपनी सारी एनर्जी को दोबारा से हम जमा कर सकें और फिर इस टॉपिक पे बात कर सकें। एक छोटी सी ब्रेक के वापस आ रहे हैं, हम देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और जो ये प्रोग्राम को रेगुलर देख रहे हैं, ख़ासतौर पे जो हमारा पूरी सीरीज़ हमने शुरू कर रखी है जिसमें हम नफसियाती मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, इनको समझना बड़ा ज़रूरी है। OCD एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हमने अभी गुफ्तगू की है कुछ देर पहले। एक नफसियाती मसला है और इसकी क्या अलामात होती हैं, कैसे उसको ट्रीट किया जाता है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। उसके साथ साथ कुछ केस स्टडीज़ भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जो अभी हालिया दिनों में जिनको देखा है डॉक्टर साहब ने, तो क्या क्या कुछ हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक ब्रेक में आपने बड़ी अजीब सी बात बताई। हमारे प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि लोगों को बताया जाए एक्चुअली कि ये हर नफ्सियात का मसला पागलपन नहीं है, लेकिन जो कुछ हम ड्रामों में देखते हैं या डॉक्यूमेंट्रीज़ के अंदर दिखाया जाता है या मूवीज़ के अंदर दिखाया जाता है कि एक रेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है और वो शायद फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी उसको बना दिया गया है। ये तो मेरे लिए भी बड़ा एक हैरान कुन चीज़ होती है। स्किज़ोफ्रेनिया का मैंने एक पेशेंट देखा है, एक लड़की, उसको ट्रीटमेंट के लिए रेडिकल ट्रीटमेंट उसको दी जाती है और वो उसके लिए बड़ी काउंटर प्रोडक्टिव होती है। ये क्या सिलसिला है जिसको पोर्ट्रे किया जाता है? अब जब भी कोई ड्रामे में कोई इस तरह का सीन देखते हैं वो कहते हैं डॉक्टर्स तो इसी तरह ट्रीट करते हैं, यही इसको क्योर करने का तरीका है। क्या इसकी रियलिटी है, मैं चाहूँगा ज़रा बताएं। बिल्कुल। उससे पहले मैं एक और चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जगह कोई सर्जरी करता है अगर, और हम अगर दिखाते हैं टीवी पे सर्जरी के जी उसको एनेस्थीसिया नहीं दिया, पेशेंट जिंदा है और होश में है, और एक सर्जन आता है और कहता है चले आप लेट जाए पेशेंट, और पेशेंट लेट जाता है और आके छुरी से उसका पेट काट देता है और कहता है चलो यार मैं अब इसके ऑर्गन्स निकालता हूँ या फिर चेंज करता हूँ और कुछ, तो आपको कैसा लगेगा? आपको डर ही लगेगा ना भाई, नेक्स्ट टाइम आप सर्जन के पास जाने का सोचेंगे ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है कि यार ये तो अभी होश में था, उसको पेट काट के क्या कर रहा है और वो दर्द में तकलीफ से चिल्ला रहा है पेशेंट के बचाओ बचाओ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो देखिए, जहाँ तक शॉक ट्रीटमेंट है और दिखाया जाता है, इट हैज़ अ रियलिटी, बट रियलिटी क्या है कि 1940s में, 30s में, 50s में जब बहुत पहले साइकाट्री स्टार्ट हुई थी तो ये इसी तरह होता था कि शॉक लगते थे और उसको सुलाए बगैर पेशेंट को शॉक लगाए जाते थे। लेकिन ये बहुत अब गोज बैक 80 years ago, 80 साल पुरानी बात है।
मैंने साइकाट्री 1995 में शुरू की, और मैं थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, ताकि लोगों को पता चले। खैर मुझे करते हुए तकरीबन 30 साल होने वाले हैं साइकाट्री, 2 सालों में मैं 30 साल हो जाएंगे। मैं अभी नया गया था आयरलैंड, और मैंने पहली जॉब की सेंट विंसेंट्स हॉस्पिटल फेयरव्यू डबलिन में, जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था साइकाट्री का। फर्स्ट ड्यूटी ऑन कॉल भी उन्होंने मुझे माशाल्लाह से पहली रात को ही दे दी कि भाई आप ड्यूटी ऑन कॉल भी, आज गोरा जो है वो छुट्टी पे चला गया तो आप ड्यूटी करेंगे। मैंने कहा चले, शाम तक तो किया, रात भर भी मुझे कॉलें आती नहीं, 2 बजे तक। सुबह मैं 2 बजे सोया, सुबह 6 बजे 6:30 बजे के करीब मुझे कॉल आ गई। बीपर था, उस कॉल क्या आनी थी, बीपर बजने लगा, उस ज़माने में बीपर्स थे। तो मैंने देखा उसमें एक एक्सटेंशन नंबर आ रहा है, मैंने उस पर कॉल की। कहने व्हाट आर यू डूइंग डॉक्टर, यू आर लेट फॉर द ईसीटी। मैंने कहा अच्छा ईसीटी, तो अब मेरी जान निकल गई, मेरा दिल तेज से धड़कने लगा। मैंने कहने लगा 6 पेशेंट्स हैं ईसीटी के लिए, आपको शॉक लगाने हैं 6 पेशेंट्स को, मतलब शॉक, ईसीटी को हम यही समझते हैं इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव थेरेपी, जिसे ये आजकल शॉक ट्रीटमेंट ही कहते हैं अभी भी। खैर मैं चला गया वहाँ पर ऊपर ऑपरेशन थिएटर रूम में, उन्होंने वो पूरा बनाया हुआ था। मैंने कहा मैं क्या करूँगा, मुझे तो ऑलिव वे भी नहीं आती है इलाज करने की, तो मैं कैसे लगाऊंगा, ना मुझे सिखाया ना कुछ। मैं बड़ा परेशान। खैर वहाँ पर एक गोरा एनेस्थेसिस्ट आया हुआ था और सीनियर था काफ़ी। कहना बेटा आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं था उस ज़माने में, मैं 25 साल का ही हुआ था, अभी मैं यंग था काफ़ी। तो कहना आप फिक्र नहीं करें, जस्ट देयर इज़ नो प्रॉब्लम, देखें मैं एक इंजेक्शन लगाऊंगा, पेशेंट सो जाएगा। तो नर्स खड़ा हुआ है, आप खड़े हुए, एक मशीन है यहाँ पे, तो ये जो रॉड है यहाँ पे रखेंगे हम 2 साइड पे। जब पेशेंट सो जाएगा तो आपको सिर्फ प्रेस करना है बटन, इट विल जो है ना स्टिमुलेशन जाएगी ब्रेन को, और फिर एक छोटा सा रिस्पांस आएगा, और उस रिस्पांस से पेशेंट ठीक होता है। ठीक है, तो मैं कहा ठीक है, मैंने कहा मैं रॉड तो नहीं पकड़ रहा, इसमें मुझे ना लगे मुझे करंट लग जाए कुछ। मैं डरा हुआ था असल में, जो मैं देखता रहा हूँ मीडिया में। मैंने कहा मुझे खुद को अपने आप को शौक नहीं लगाना भाई, तो मैंने नर्स से बोला आप पकड़ें, मैं बटन दबाता हूँ सेफ साइड के लिए। ठीक है, 2 से 3 सेकंड के लिए वो दबा लेता हूँ बटन। जब मैंने बटन दबाया तो मैंने देखा कि 2 फिंगर्स ऐसे हिली, पेशेंट सो ही रहा था, कुछ भी नहीं हुआ, पेशेंट ऐसे सोता ही रहा। और उसके बाद उन्होंने उसको दूसरे बेड पे मूव किया और उसको ले गया। मैंने कहा खत्म, बस ये हुआ था? कहा जी यही था ईसीटी। तो इतना सिविलाइज तरीके से ईसीटी, ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, 1995 की बात कर रहा हूँ, 28 साल पहले की। और उस ज़माने में डिफरेंट मशीन्स थे। अब तो थाइबाट्रॉन 4 मैंने लास्ट यूज़ की, मैं खुद डायरेक्टर रहा ईसीटी का। मैंने पढ़ा भी सिडनी से, मेलबर्न से, और जेम्स फ्लैचर यूनिवर्सिटी न्यू कैसल से। इन 3 शहरों से मैंने सर्टिफिकेट्स लिए ईसीटी के। आई एम वेरी प्रो ईसीटी, जबकि मैं ईसीटी पाकिस्तान में नहीं लगा था। ठीक है, वजह है कि यहाँ पे सही मशीन्स नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि एक मशीन जो ईसीटी की आती है, जो प्रॉपर थाइबाट्रॉन 4 या मेगाट्रॉन लेते हैं, वो तकरीबन $45,000 की उस ज़माने में थी। तो जब मैंने चेक करें तो उस ज़माने, अभी भी देख लें तो तकरीबन आपको 1 करोड़ से ऊपर की एक मशीन मिलेगी। फिर आपको प्रॉपर एनेस्थीसिया, प्रॉपर 3 रूम चाहिए, वेटिंग एरिया चाहिए, ऑपरेशन थिएटर। आई एम जस्ट कम टू नो कि इसमें प्रोसेस में एनेस्थीसिया भी इन्वॉल्व है, बल्कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ईसीटी के अंदर एनेस्थीसिया भी गो थ्रू करना पड़ता। वहाँ पर उस हॉस्पिटल को रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिलती बाहर के कंट्रीज में, जहाँ पर प्रॉपर वेटिंग रूम ना हो पेशेंट्स के लिए, जहाँ पर उनको एजुकेट किया जाए। ठीक है, फिर जहाँ पर ईसीटी दी जाए, और फिर रिकवरी रूम, जहाँ पे वो रिकवर होने के लिए उनको 15 से 20 मिनट लगते हैं, वो होश में आते हैं एनेस्थीसिया के बाद, फिर उनको अपने बेड में मूव कर दिया जाता है। तो इट्स अ वेरी सिविलाइज्ड प्रोसेस इन मोस्ट ऑफ जो डेवलप वर्ल्ड है। मैंने आयरलैंड में भी ईसीटीज की, इंग्लैंड में भी ईसीटीज की, ऑस्ट्रेलिया में भी की, सिडनी में की, मेलबर्न में की, ब्रिस्बेन में की। मैंने बहुत से कंट्रीज में तकरीबन 26 साल ईसीटी की है। और मुझे फ़ख्र है ये कहते हुए कि ईसीटी इज़ अ वेरी सिविलाइज्ड ट्रीटमेंट, बहुत तमीज़ के साथ दिया जाता है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती। ठीक है, अच्छा, अब ये बहुत कम लोगों को दिया जाता है पहले के मुकाबले में, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। अब मुझे एक और जो शौक लगा पिछले हफ्ते, एक मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक चैनल है पाकिस्तान के टीवी चैनल, उनके कुछ लोग मेरे पास आए हॉस्पिटल, कहेंगे जी हमारा एक प्रोग्राम आने वाला है ड्रामा, उसमें हमें दिखाना है कि हमारा जो एक्टर है उसको ईसीटी लगेगी, वो डिप्रेशन का मरीज है, उसको जी आपको दिखाना है कि किस तरह से आप लेके ईसीटी लगा रहे हैं, किस तरह से झटके ले रहा है, और किन लोगों को पकड़े उसके मुंह में जो है ना वो डाल रहे, कपड़ा डाल रहे हैं और उसको काबू कर रहे हैं। तो मैंने तो साफ इनका, मैंने कहा देखिए ये चीज़ तो आज से 25 साल पहले नहीं होती थी, तो ये अभी मैं कैसे दिखा सकता हूँ। और ये दिखाने का मतलब है कि आप लोगों को और डरा रहे हैं कि नफ्सियात का मसला तो पागलपन है, और पागलपन का मतलब है किस तरह ट्रीट किया जाता है, रेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है।
इस तरह नहीं होता, और अगर कभी किसी जगह हो भी रहा है किसी जगह पे, तो इस तरह नहीं होता, ना होना चाहिए, बिल्कुल ना होना चाहिए। तो लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में बहुत से, ये तो पुरानी मूवीज़ में भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश मूवीज़ में भी, लेकिन अब वो भी चेंज हो गए हैं, और आई थिंक ये हमारे मीडिया को भी चेंज होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको अच्छा रियलिटी बताने की ज़रूरत है। रियलिटी क्या है, दिस इज़ नॉट रियलिटी, रेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है ECT। और अगर मेरे पास इतने पैसे आते हैं कि मैं अच्छी मशीन अफोर्ड कर सकूं, तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू गिव ECT। लेकिन जब तक मेरे पास सही ट्रीटमेंट नहीं होगा, मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, ना ही पब्लिक अफोर्ड कर सकती है। कि अगर मैं महंगी ट्रीटमेंट लाऊंगा सपोज, और फिर मैं चार्ज करूंगा कि यार उसको कॉस्ट को, इट इज़ अ बिजनेस, ना गवर्नमेंट मुझे स्पॉन्सर करेगी, ना कोई करेगा, मैं अपने PF से लाऊंगा, तो जाहिर है उसकी कॉस्ट निकालने में कुछ हज़ार रुपए तो पैसे लेने पड़ेंगे ECT लगाने के लिए, एनेस्थीसिस्ट को बुलाऊंगा वो पैसे लेगा, तो इट्स गोइंग टू कॉस्ट। ठीक है। पाकिस्तान का इस वक्त जो एनवायरनमेंट है, पाकिस्तान के माशी हालात हैं, हर एक अफोर्ड नहीं कर सकता ये ट्रीटमेंट। इसीलिए बेहतर है कि हम वो ट्रीटमेंट इस्तेमाल ना करें जो बहुत एक्सपेंसिव है, जो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये वजह है कि मैं ECT यूज़ नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है, चलें ये तो क्लियर हो गया, ये आप देखते हैं। और जब फिर बहुत सारी चीज़ें मूवी के अंदर क्रिएट की जाती है, आपने देखा स्टिमुलेटर यहाँ पर लगे हुए होते होंगे, अब ये क्या चीज़ होती है, आपने देखा होगा पैचेस लगाए हुए होते हैं इधर उधर जिस्म के ऊपर। अच्छा, ये जैसे मसल्स के अंदर लगाकर मॉडर्न साइंसेज में बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी, हम सारी चीज़ें नोट कर रहे होते हैं, उसकी रीडिंग देख रहे होते हैं कि उसके अंदर जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस है वो कितना स्लो या तेज़ है, उस हिसाब से प्रोटीन सिंथेसिस सही हो रहा है या नहीं हो रहा। अब तो खैर रीडेबल हैं सारी चीज़ें, तो वो देख रहे होते हैं, लेकिन वो यहाँ पे लगा के ये दिखा रहे होते हैं कि शायद उसको स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, बट ये हर जगह नहीं एप्लीकेबल। डॉक्टर साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस, एंड दैट इज स्किज़ोफ्रेनिया। और मैं चाह रहा था कि इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हो। चलें इसको स्लाइटली से अभी डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर इसको डिटेल डिस्कशन इंशाल्लाह आने वाले वीक में करते हैं। व्हाट डू यू हैव टू से? एग्जैक्टली, मैं चाह ये रहा हूँ यासिर, आई डोंट नो वेदर यू एग्री और नॉट, मैं कुछ एरिया स्किज़ोफ्रेनिया से वो कवर करना चाह रहा हूँ जो ECT और सिग्मा से रिलेटेड है। राइट। क्योंकि डिटेल हम थियोलॉजिकली और क्या परसेंटेज है, किस तरह से इलाज होता है, क्या सिम्टम्स है, ये हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो ECT के साथ हुआ है ना, सेम स्किज़ोफ्रेनिया के साथ हुआ है। स्किज़ोफ्रेनिया को वो मर्ज बना के पोर्ट्रे और बताया गया है मीडिया पे कि ये पागलपन है, इसमें जंजीरों से लोगों को बांध दिया जाता है किसी मज़ार पे या किसी जगह पे, वो कभी ठीक नहीं हो सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसकी वजह यह है कि अगर आप प्रोग्नोसिस देखें, प्रोग्नोसिस का मतलब है ठीक होने की परसेंटेज या तादाद, तो 91% लोग, 100 में से 91% स्किज़ोफ्रेनिया के ठीक हो जाते हैं दवाइयों से। सिर्फ 9% ऐसे हैं जो दवाइयों से शायद ठीक ना हो सके। अच्छा, इन 91% में भी 3 कैटेगरीज हैं, और ये बाद में डिस्कस आराम से कर लेंगे, क्योंकि कुछ के प्रोग्नोसिस इतने अच्छे नहीं होते, किसी के ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन ठीक 91% हो सकते हैं अगर हम दवाइयाँ दें, टाइम पे दवाइयाँ दें, और उनको 3 से 6 महीने ट्रीट किया जाए अच्छी दवाइयों से, और एक दवाई अगर फेल हो जाए तो दूसरी या तीसरी ट्राई की जाए, या ऑगमेंट किया जाए, इसका मतलब कंबाइंड थेरेपी दी जाए। तो अभी होता ये है कि वही मैं कह रहा हूँ, कई लोग समझते नहीं हैं कि इसका इलाज है, वो समझते हैं कि झिन है या रूहानी मसला है या कोई और मसला है। कई अगर समझते भी हैं तो रिलक्टेंटली समझते हैं कि यार शायद है शायद नहीं है, आधे इधर होते हैं आधे इधर होते हैं, एक दफ़ा इधर डॉक्टर के पास आते हैं, एक दफ़ा रूहानी इलाज करा रहे होते हैं जी। दोनों तरफ 2 किश्तियों के सवार होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, वो भी मसला है क्योंकि वो आप कंप्लीट इलाज की तरफ नहीं आते, क्योंकि इसमें टाइम देना पड़ता है और सब्र भी करना पड़ता है, और डॉक्टर को अगर आप टाइम नहीं दे रहे तो ये बड़ा मर्ज है। स्किज़ोफ्रेनिया छोटे अमराज में नहीं आता। जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, OCD है, ये फिर भी हम छोटे उसमें ले आते हैं, लेकिन पागलपन जैसे हम कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, वो बड़ा मर्ज है। लेकिन इसमें एक और सबसे बड़ी समझने की बात है, अगर हमारे एक मिनट अगर है तो वो ये है कि हर पागलपन स्किज़ोफ्रेनिया नहीं होता। ये सबसे बड़े पॉइंट है कि अगर 100% पागलपन में से तकरीबन समझ ले 60 से 65% पागलपन स्किज़ोफ्रेनिया नहीं होता। वो या तो बाइपोलर के हवाले से साइकोसिस होगा, या फिर डिप्रेशन के हवाले से साइकोसिस होगा, या फिर कुछ और बीमारी जिसके साथ वो साइकोसिस हो सकता है। तो वो स्किज़ोफ्रेनिया है ही नहीं। पागलपन अगर 100% पागलपन भी ले लें, उसमें से सिर्फ 30 से 35% जो है ना एक्चुअली स्किज़ोफ्रेनिया है।
इसको भी समझने की उसको भी समझने की जरूरत है। देन वी हैव सो मेनी अदर टॉपिक्स टू डिस्कस, लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, ये क्या चीज़ें होती हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर आगे गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, अगेन थैंक यू सो काइंड, और आपने अपना टाइम दिया, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ वंस अगेन कि आप अपना टाइम निकाल कर यहाँ आते भी हैं, हमें एजुकेट भी करते हैं, बहुत कुछ सीखने का भी मौका थैंक्स फॉर मिलता है। हैविंग मी हियर। जैसे आप बात कर रहे थे, ये मेरा ट्रीटमेंट भी है, जी, बिकॉज जी। आई नीड टू टॉक अबाउट दिस। Yes. 30 साल देखते हुए पेशेंट्स को अगर मैं ये बातें नहीं करूँगा तो ये मेरे लिए भी गलत है। कि वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसे रुकना नहीं चाहिए, और Exactly. नॉलेज इसमें से एक चीज़ है जिसको कतई नहीं रुकना चाहिए। पानी की तरह है कि बहते रहनी चाहिए। वेरी राइट। चलिए, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये हमारा प्रोग्राम था और कोशिश की कि हमने ये जो नफ्सियाती मसाइल हैं इसके ऊपर गुफ्तगू करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें यकीनन होंगी जो आपको समझ में नहीं आई होंगी, मुश्किल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, हम कोशिश करते हैं इसको आसान करके आप तक पहुँचाएँ भी, समझाएँ भी, किसी कंक्लूजन पर पहुँचे। कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास भी इर्द गिर्द में अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको आप समझते हैं कि उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जैसे हमारे यहाँ हरफ आम में कहा जाता है कि बहकी बहकी बातें करना या ज़्यादा सोचना या अपने ख़यालात में गुम रहना, तो ये सारे नफ्सियाती मसाइल, और यकीन करें कि ये काबिल इलाज है। और इससे ज़्यादा भी अगर जो कुछ आप देखते हैं किसी के अंदर, तो बजाय इसके कि कोई और तरीका आप इख्तियार करें, पहले कि अच्छे आप डॉक्टर के पास आएँ। यासीन साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल नाज़िमाबाद में है, बहुत सारे ऐसे केसेस को ट्रीट कर रहा है, और इस तरह के बहुत सारे केसेस जो आपके इर्द गिर्द हैं यकीनन ट्रीट हो रहे हैं। तो आप डॉक्टर साहब से रुजू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब को इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को यहाँ पे ज़हमत देंगे और बहुत सारी चीज़ें उनसे डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के वक्त ख़त्म होता है। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह